गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विथ मी। पेपर हम सोल्व करे थे जनवरी 2017 इकोनॉमिक्स यूजीसी एनटीए नेट का। तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन उजावा थ्योरम स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट इज़ पॉसिबल इफ़ द टेक्निकल प्रोग्रेस इज़, यानी कि रॉबिन्सन की जो उजावा थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग स्टेडी ग्रोथ रेट तब पॉसिबल होगी जब हमारी जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये किसके अर्थ में क्या है, न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली हेरोड के अर्थ में। तो इसमें जो हेरोड है, हेरोड की एक पुस्तक है टुवर्ड्स द डायनामिक इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने इसको टेक्निकल प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट को उसमें डिफाइन किया था। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस उस टाइम न्यूट्रल होती है जब हमारी जो प्रॉफिट की एक स्थिर प्रॉफिट जो है वो एक स्थिर दर पे क्या है, COR जो है यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो भी स्थिर रहे। ठीक है, यानी कि जब हमारी लाभ की दर है वो अगर कांस्टेंट है तो हमारा जो COR है वो भी क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए। और इस पे एक इन्होंने बताया कि जब COR जो है, COR अगर बढ़ता है तो हमारी जो टेक्निक होगी वो क्या होगी, श्रम बचतकारी होगी। ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस जो होगी वो श्रम बचतकारी होगी। और अगर COR जो है वो अगर कम होता है, घट जाता है, तो हमारी जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो क्या होगी, पूंजी बचतकारी होगी। ठीक है, तो इस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये केवल हेरोड के अर्थ में क्या है, तटस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्थायी आय परिकल्पना की मान्यता नहीं है। तो सबसे पहले है, ट्रांजिटरी इनकम कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल सही, ये इसकी मान्यता है कि जो हमारी अस्थायी आय है वो क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। नेक्स्ट है, परमानेंट इनकम डिपेंड ऑन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ, यानी कि जो हमारी स्थायी आय है वो क्या है, मानवीय एंड नॉन मानवीय संपत्ति पे डिपेंड करती है। तो ये भी इसकी मान्यता है। ट्रांजिटरी कंजम्पशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी जो हमारा अस्थायी उपभोग है वो भी क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी APC इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC। ठीक है, ये इसमें बताया है कि जो APC है वो MPC से ग्रेटर देन होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में इस टाइप की कोई भी मान्यता नहीं ली गई है। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो ली गई हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो हमारा स्थायी उपभोग है यानी परमानेंट कंजम्पशन है और परमानेंट इनकम है वो क्या है, के रेशो के इक्वल होता है, के रेशो के इक्वल होता है। और के रेशो जो है वो क्या है, APC के इक्वल होता है, APC के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी परमानेंट कंजम्पशन है और परमानेंट इनकम है वो क्या है, APC के इक्वल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें है कि जो हमारी ट्रांजिटरी इनकम एंड परमानेंट इनकम है ये दोनों क्या है, ट्रांजिटरी इनकम प्लस परमानेंट इनकम YP इक्वल टू होते हैं YM के। ठीक है, ये इसमें माना गया है। और उसके बाद इसकी नेक्स्ट इसमें एजम्पशन माना गया है कि हमारा परमानेंट कंजम्पशन है और ट्रांजिटरी कंजम्पशन, इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार की एग्जाम्पशन ली गई है। और उसके बाद है, ट्रांजिटरी इनकम एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन के बीच में जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है वो भी 0 होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ मान्यताएं थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिलरेटर मॉडल predict that change in investment are determined by the changes, यानी कि जो एसिलेटर मॉडल है, त्वरक मॉडल है, इनमें से, इन निम्न में से किन में परिवर्तन द्वारा निवेश में परिवर्तन का
डिटरमाइन का एक पूर्व कथन करता है, प्रेडिक्ट करता है, उसकी भविष्यवाणी करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आउटपुट। अब इसमें क्या होता है, एसिलेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले अफ्तालियन अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने दिया था 1913 में इसको दिया था। ठीक है, और जो एक्सीलरेटर मॉडल है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एंड उत्पादन, यानी निवेश, व्यय और उत्पादन के बीच में जो भी रिलेशन है उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर शुम्पीटर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट शुम्पीटर की जो आर्थिक विकास का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो सबसे पहला है, डेवलपमेंट इज इवोल्यूशनरी, यानी विकास जो है वो ऊर्ध्ववादी होता है, इवोल्यूशनरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज फाइनेंस्ड बाय रियल सेविंग, की जो विकास है वो क्या है, एक फाइनेंशियल रियल सेविंग होता है। ठीक है, उसके द्वारा होता है, यानी कि जो विकास है वो वित्तीय यानी फाइनेंशियल रियल सेविंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कैपिटलिज्म कीप इट्स करेक्टर इंटैक्ट ओवर टाइम, यानी कि जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद जो है, उसके बाद वो अपना स्वरूप जो है वो यथावत रखता है, यानी कि जैसा पहले था वैसा ही रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इसके शुम्पीटर के मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं ली गई है। ठीक है, बेसिकली शुम्पीटर क्या बात करता है, मेन इसकी जो थ्योरी की बात है, शुम्पीटर की एक पुस्तक है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने इसमें क्या है, आर्थिक विकास के सिद्धांत को डिफाइन किया है और उन्होंने इसमें आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करी है, और उसमें ये माना है उन्होंने कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया क्या है, असंगत होती है, इनकंटिन्यूसली होती है। ठीक है, और जो क्या है, चक्रीय प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती रहती है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या है, इनोवेशन को सबसे अहम भूमिका बताया है कि इनोवेशन, नए नए जो नव परिवर्तन होते हैं वो होने चाहिए, वित्तीय संस्थाएं और साहसी। ठीक है, यानी इंटरप्रेन्योर, इन तीनों को इन्होंने क्या है, मेन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब इन तीनों को इन्होंने सबसे महत्व दिया है, इंटरप्रेन्योर, इनोवेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो इनोवेशन है वो किस प्रकार होता है। इनोवेशन में क्या होता है कि नई वस्तु का उत्पाद करना, नई वस्तुओं की खोज करना, उत्पादन का नया मेथड यूज़ करना। ठीक है, नए बाज़ारों की खोज करना, और कच्चे माल की जो पूर्ति है, कच्चे माल की सप्लाई जो है उसके नए नए सोर्स को सर्च करना। ठीक है, और नए संगठन का क्रियान्वयन करना। इस तरह के जो भी वर्क हैं वो किस में आते हैं, इनोवेशन में आते हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसी मान्यता इसमें नहीं ली गई है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ नॉट गिवन हैज़ मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। सबसे पहले अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो किसने दिया है, ये दिया है लुईस अर्थशास्त्री हुए, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया है कि इसमें पूछा क्या है कि जो हमारी असीमित श्रम की पूर्ति है वो संकल्पना अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है मतलब इस कॉन्सेप्ट पे आधारित ऐसा कौन सा मॉडल है जिसने अपना मॉडल इस पे नहीं बनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुनार मीडल। तो बाकी D.W. जोर्गेनसन है, लुईस है एंड रेनिस फाई है। ये तीनों अर्थशास्त्री क्या हैं, ये बात करते हैं अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि हमारे जो कंट्री है उसमें क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो पाया जाता है। लेकिन गुनार मीडल जो है वो इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता है। ठीक है, गुनार मीडल ने इस संकल्पना पर आधारित अपना मॉडल नहीं बनाया है, जबकि बाकी ये तीनों जो हैं इन्होंने इसी संकल्पना पे, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है इस पे अपना मॉडल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड गुनार मीडल कॉन्क्रीट अपॉन।
यानी कि गुनार्ड मीडल ने आर्थिक विकास के किस पहलू पे ध्यान केंद्रित किया है वो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है कैपिटल स्केरसिटी, बी है ह्यूमन रिसोर्सेज स्केरसिटी, सी है रीजनल इनइक्वलिटीज़ एंड फोर्थ है पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रीजनल इनइक्वलिटीज़। ठीक है, तो जो गुनार मिडल है इन्होंने अपना जो ध्यान केंद्रित किया है वो कौन से कॉन्सेप्ट किया है, रीजनल इनइक्वलिटी, जो हमारे क्षेत्र की जो भी असमानताएं होती हैं उस पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइरेनिस थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन। तो यानी कि फाइरेनिस का जो आर्थिक विकास सिद्धांत है वो किस पे आधारित है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें है ड्यूलिस्टिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, ये विकास के जो द्वितीय अप्रोच पे बेस्ड है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है, इनका जो मॉडल है इसमें क्या है छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, कृषि के विकास को इन्होंने सबसे महत्व दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली इनके फाइनेंस का जो मॉडल है ये क्या है, श्रम आधिक्य वाली इकोनॉमी है। इकोनॉमी के विकास की 3 अवस्थाएं इसमें इन्होंने बताई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन सी है। फर्स्ट अवस्था में इन्होंने बताया है कि जो हमारी छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है, वो क्या है, श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में अगर स्थानांतरण कर दिया जाए, ठीक है, संस्थागत मजदूरी दर पर उनको स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि वो क्या है कृषि क्षेत्र में योगदान नहीं करते हैं। यानी कहने का मीन ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे क्या है छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी कि अगर वो वहाँ पे काम नहीं करते हैं तो भी जो प्रोडक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो उतना ही रहेगा। इसलिए उनका मानना है कि जो छिपी हुई बेरोजगारी के अंडर श्रमिक आते हैं उनको क्या है कृषि क्षेत्र से हटा के उसको जो हमारी दूसरा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या और उसमें क्या है उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ठीक है, एंड द्वितीय स्टेज में इन्होंने क्या बताया है, दूसरी अवस्था में इन्होंने बताया कि ऐसी कृषि श्रमिकों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए जो कि संस्थानिक मजदूरी से कम योगदान करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मीन है कि जो मजदूरी तय होती है उस मजदूरी से कम वो क्या है योगदान करते हैं, तो ऐसे श्रमिकों का क्या है वहाँ से ट्रांसफ़र करके और सेक्टर में उनको लगा देना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है ये तब तक करता रहना चाहिए जब तक कि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न ना हो जाए कि जब श्रमिक जो है उनके संस्थानिक मजदूरी के बराबर उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, और तीसरी स्टेज में इन्होंने बताया ये क्या होती है, एक उत्कर्ष की स्टेज होती है, एक अंतिम स्टेज इन्होंने माना इसमें, और ये क्या है एक अंतिम स्थिति है, और इसके साथ साथ क्या है आत्मजनक, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल्फ रिलायबल जो है उसमें क्या है वृद्धि हो जाती है। तो इसमें जो श्रमिक है वो संस्थानिक मजदूरी से अधिक उत्पादन करने लगते हैं, और इस अवस्था में जो श्रम अतिरेक होता है, श्रम का जो अनलिमिटेड सप्लाई होती है वो भी समाप्त हो जाती है, और कृषि का क्या है वाणिज्यकरण यानी कमर्शलाइजेशन हो जाता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस का फाइरेनिस जो है अपने मॉडल में जिक्र करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंद्रे गुंदर फ्रैंक A major dependency theorist suggests that the following economic activities have contributed to underdevelopment। मतलब कि इसमें बताना है कि आंद्रे गुंदर फ्रैंक जो एक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने एक डिपेंडेंसी थ्योरी दी है, तो उसमें वो अपनी थ्योरी में क्या सुझाव देते हैं, ठीक है, कि जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, ये निम्न आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इनमें से वो जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उसमें क्या योगदान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है रिप्लेसिंग इंडिजीनियस इंटरप्राइजेज विद टेक्नोलॉजिकल मोर एडवांस्ड ग्लोबल सब्सिडरी कंपनीज, यानी कि जो हमारे यहाँ के जो स्वदेशी उपक्रम है उनको क्या है अधिक उन्नत टेक्निकल वाले विद टेक्नोलॉजिकल मोर एडवांस ग्लोबल एंड सब्सिडरी कंपनीज, यानी कि जो हमारे स्वदेशी उपक्रम हैं उनको क्या है हम अधिक उन्नत वाले जो प्रौद्योगिकी वाले जो हमारे उपक्रम है या इंटरप्राइजेज है उनको क्या है भूमंडलीय
सब्सिडरी कंपनीज में उनको क्या है, रिप्लेस करना, ठीक है, उनको उसकी जगह प्रतिस्थापित करना। एंड दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, क्लोजिंग द इकोनॉमी टू ट्रेड विद एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेवलपमेंट कंट्रीज, यानी कि इकोनॉमी को जो विकसित देश हैं उनके साथ व्यापार करने और उनके निवेश के लिए इसको क्या है, क्लोज कर देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वर्कर्स माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू फॉरेन डोमिनेटेड अर्बन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि गाँव से जो विदेशी लोग हैं उनको क्या है, नगरीय परिसरों की ओर श्रमिकों का क्या है, प्रवास करना चाहिए, यानी कि गांव से शहरों की ओर प्रवास होना चाहिए लेबर्स का। नेक्स्ट है, फॉर्मिंग इन अनस्किल्ड लेबर फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस एंड ऑन प्लांटेशन, मतलब कि जो फैक्ट्री और फैक्ट्रीज में, माइंस में और प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो होता है ये बागवानी वाला सेक्टर जो होता है, ठीक है, उसमें जो भी अनस्किल्ड जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका निर्माण करना। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ए स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी जो इसमें बोला है कि जो विकसित देशों के साथ हम व्यापार करते हैं उनके साथ क्या है, इन्वेस्टमेंट और जो व्यापार है उसको क्लोज कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट इसमें क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेरोडियन इकोनॉमी ICOR इज 4.5:1, population growth is 2% per annum and the investment rate is 27%, hence the annual growth per capita will be, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है, हेरोडियन इकोनॉमी जो है उसमें ICOR दिया हुआ है हमें 4.5:1 और जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ दिया हुआ है 2% एंड इन्वेस्टमेंट रेट दिया हुआ है 27% और हमें निकालना है पर कैपिटा एनुअल ग्रोथ रेट यानी प्रति व्यक्ति समृद्धि। सबसे पहले हमें इसमें क्या है, ग्रोथ निकालना होगा। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन में CR का मतलब होता है COR, ये वाला जो दिया हुआ है COR ICOR, ठीक है। तो और सेविंग हमारे पास कितनी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट रेट जो है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट है ये हमारे पास यहाँ पे ये ओब्लिक में होता है, आई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये कितना 27 और ये कितना है 4.5:1 है। अब यहाँ पे 1 है, ये 1 हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें क्योंकि 1 का यहाँ पे कोई मीन नहीं है, क्योंकि इसको इंटू करेंगे तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो जब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है, 27 अपॉन में 4.5 है, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 270 अपॉन में 45 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6K आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, पर कैपिटा एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो 6 आ गया, इसको हम निकालने के लिए जो हमारी ये ग्रोथ आई है इसमें से इसको हम 6 माइनस जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ग्रोथ में से पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पर कैपिटा आ जाएगा, पर कैपिटा ग्रोथ आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4%, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बस हमें आप फॉर्मूला याद रखना है कि पहले सबसे में ये ओब्लिक में होता है I अपॉन में CR, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं करता है। तो सबसे पहले है M फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो फ्रीडमैन का बिल्कुल सही है, ये इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन, आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की नहीं लिखी हुई है। हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि
इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये लिखी है जे भगवती ने, ठीक है, ये जगदीश भगवती के द्वारा लिखी गई है 2004 में ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द गोल्डन एज इक्विलिब्रियम इन द ग्रोथ मॉडल ऑफ मिसेस जॉन रॉबिन्सन। यानी कि इनमें से जॉन रॉबिन्सन का जो समृद्धि मॉडल है वो स्वर्ण युग समय के लिए सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसका सबसे पहला है रेट ऑफ प्रॉफिट टेंड्स टू राइजिंग, यानी लाभ के दर के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो क्या है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, ना कि प्रॉफिट ट्रेंड्स पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द यूनियन बजट ऑफ 2015-16 अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन जीडीपी। जीडीपी यानी कि जीडीपी में इनका योगदान कितना कितना रहा उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। तो हमें जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा जो होता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये हमें याद रखना है। और सबसे कम जो होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, ठीक है। तो इसको 2015-16 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट और सबसे लास्ट में आना चाहिए हमारा फिस्कल डेफिसिट। इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं सबसे पहले, यानी ए ऑप्शन में ये दिया हुआ है, देखो फर्स्ट का सबसे कम जो होता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो कोई किसी भी ऑप्शन में सबसे पहले 3 नहीं ऑप्शन दिया हुआ तो बिल्कुल हमें अगर एक भी पता है ना तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले आएगा प्राइमरी डेफिसिट, उसके बाद आएगा इफेक्टिव डेफिसिट एंड फिर रेवेन्यू डेफिसिट एंड लास्ट में फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट और अब अगर हम करंट जैसे 2019 एंड 20 की बात करें कि 20 के अकॉर्डिंग ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में आता है तो भी इनका ऑर्डर ये सेम ही रहेगा, ठीक है, ये सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल रिकमेंडिंग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन गॉट द लिस्ट वेटेज बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। यानी कि जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी अनुशंसा करते हुए जो 14वां वित्त आयोग है, हमारा 14वां वित्त आयोग है, उन्होंने ये जो निम्न मापदंड हमें दिए गए हैं उनमें सबसे कम वेटेज किसको दिया है, ठीक है। सबसे लीस्ट वेटेज, सबसे कम वेटेज कौन से आयाम को दी है इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेमोग्राफिक चेंज को इन्होंने सबसे कम वेटेज दिया है। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो दिया है वो किसको दिया है, इनकम डिस्टेंस को दिया है, 50% के इक्वल दिया था इन्होंने, ठीक है। और सबसे कम दिया है डेमोग्राफिक चेंज को, यानी जनांकीय परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ ईयर द ग्रोस फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज 3 लाख करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट इज 150,000 crore and interest payment are 80,000 crores, which of the following is the primary deficit of the government in a year। यानी कि इसमें पूछा है कि एक साल में जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है, 3 लाख करोड़ रुपए है, और रेवेन्यू डेफिसिट है 150,000 करोड़ है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कितना है, 80,000 है। और हमें निकालना क्या है,
प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी डेफिसिट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट को हम किस तरह से निकालते हैं, इसमें से हम जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो सिंपल है, 3 लाख में से हम 80,000 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 220,000, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर प्रपोजल ऑफ यूनियन बजट 2016-17 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम शेयर आउट ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से सबसे ज़्यादा यूनियन बजट 2016-17 का था, उसमें टैक्स कंट्रीब्यूशन कौन से टैक्स रेवेन्यू से सबसे अधिक हुई है वो हमें बताना है। तो 16-17 के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। लेकिन 2019 एंड 20 के बजट के अकॉर्डिंग भी सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो किसका है, कॉरपोरेशन टैक्स का ही है। इसका है 21 पैसे, ठीक है, 1 रुपये में से, यानी कि 21% जो हिस्सा है, शेयर जो है वो किसका है, कॉरपोरेशन टैक्स का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, और इस हमारे करंट बजट के अकॉर्डिंग भी इसका राइट आंसर कॉरपोरेशन टैक्स ही होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ओके गाइस।